हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। अभी लास्ट 2 क्लासेस में रिलेशंस ऑन फंक्शंस की हम पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हम पढ़ चुके हैं रिलेशंस के बारे में। तो आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ मैं लिख देता हूँ एक बार फंक्शंस, और एक बेसिक डेफिनेशन हमें समझनी पड़ेगी कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हो कि जो फंक्शन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन ही होता है। अब वो पर्टिकुलर टाइप का मतलब क्या है? पर्टिकुलर टाइप का मतलब ये है कि फंक्शन एक इस टाइप का रिलेशन है जिसके अंदर 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन तो ये है कि हर इनपुट के लिए क्या होना चाहिए? एक आउटपुट होना चाहिए। भाई समझ रहे हो? हर इनपुट के लिए क्या होना चाहिए? एक ना एक आउटपुट होना चाहिए। ऐसा कोई भी इनपुट नहीं होना चाहिए जो कि जिसके लिए क्या ना हो, कोई हमारे पास आउटपुट ना हो। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हर इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। हर इनपुट के लिए क्या होना चाहिए? एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो 2 कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। देयर मस्ट बी एन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, फॉर एवरी इनपुट। और दूसरी कंडीशन क्या बता रहा हूँ? द आउटपुट मस्ट बी, द आउटपुट मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी इनपुट, फॉर एवरी इनपुट। हर इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, और वो आउटपुट क्या होना चाहिए? यूनिक भी होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि जैसे कि सपोज़ एक लड़का था जिसका नाम था, सपोज़ इसका नाम था राजू। और इस तरीके से सोच सकते हो कि राजू को कभी भी 10 रुपये मिलते थे तो राजू क्या करता था? सपोज़ फ्रूटी पी लेता था। अब फ्रूटी की स्पेलिंग आती नहीं है मेरे को, इसको फ्रूटी नहीं देते यार, इसको दे देते हैं समोसा खा लेता था, ठीक है। राजू को कभी भी 10 रुपये मिलते थे, समोसा खा लेता था, ठीक है। राजू को आप 10 रुपये दे दो, समोसा खा लेगा। मैं 10 रुपये दे दूँ तो समोसा खा लेगा। उसके रिश्तेदार 10 रुपये दे गए तो समोसा खा लेगा। अमेरिका में 10 रुपये मिल गए तो समोसा खा लेगा। रात के 12 बजे 10 रुपये मिल गए तो जाके उसने पहला काम क्या करना है? समोसा खा लेना है। बात समझ में आ गई? कभी भी राजू ऐसा नहीं कर सकता कि उसको 10 रुपये मिलें और राजू जाके क्या कर ले? सपोज चाय पी ले। राजू कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि वो 10 रुपये मिले और वो क्या कर ले? जा कर के चाय पी ले। पर ऐसा हो सकता है कि राजू के दिमाग में ऐसी सेटिंग है कुछ कि राजू को जब भी 12 रुपये मिलते हैं तब राजू क्या करता है? तब वो जाके फिर चाय पी सकता है। यानी कि उसने एक बार अगर 10 रुपये में समोसा खा लिया तो उसे हमेशा 10 रुपये में क्या करना पड़ेगा? समोसा खाना पड़ेगा। उसने वो 10 रुपये में कभी भी जाके चाय नहीं पी सकता। उसने एक बार 12 रुपये में चाय पी ली तो उसे हमेशा 12 रुपये में चाय पीनी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं कर सकता कि वो 12 रुपये उसे मिले कि वो जाके 12 रुपये की आइसक्रीम खरीद ले या समोसा खा ले या कुछ भी और काम उसे कर ले या सेव कर ले। जैसे ही 12 रुपये राजू को मिले नहीं, राजू ने जाके चाय पी ली, ठीक है। तो इतना फास्ट प्रोसेस है राजू का। बात समझ में आ गई भाई? पर देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है कि राजू को सपोज़ कोई 15 रुपये देता हो, या चलो 20 दे देते हैं, राजू को अमीर कर देते हैं, और ये सपोज़ खा लेता हो, मोमोज़ वाला बंदा है भाई, ये मोमोज़ खा लेता हो। मोमोज़ की स्पेलिंग आती नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मोमोज़ खा लेता हो। जैसे ही इसे 20 रुपये मिलेंगे राजू जाएगा और मोमोज़ खा लेगा। इसे कोई भी दे दे, किसी भी टाइम दे दे, कहीं पर भी दे दे 20 रुपये, इसका एक ही काम है, इसको क्या करना है? जाके मोमोज़ खाने। पर देखो ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक चीज़, एक सिनेरियो और बताता हूँ कि राजू को जब भी 15 रुपये मिलते हैं तभी भी राजू क्या करता है? जा कर के समोसा खा लेता है। तो ये पॉसिबल है। देखो अब यहाँ पर मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझो। 10 रुपये पे हमेशा आउटपुट क्या है? समोसा। 12 रुपये पे आउटपुट क्या है? चाय। 20 रुपये क्या है? मोमोज़। और 15 रुपये पे क्या है? समोसा। हर इनपुट पे क्या है? एक आउटपुट है, ठीक है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 10 रुपये पे 2 आउटपुट्स हों।
10 रुपये में उसे समोसा भी खाना है और उसको चाय भी पीनी है 10 रुपये की, उसको मोमोज भी खाने, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इन दोनों सिनेरियो से एक आउटपुट निकल रहा हो, पर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक इनपुट से 2 आउटपुट निकल रहे हो। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं हो सकता कि राजू को 10 रुपये मिलें और वो जा कर के मोमोज खा ले, ठीक है। तो एक इनपुट पे क्या होनी चाहिए, एक ही आउटपुट हमेशा हमारा होना चाहिए। एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं हो सकते। द आउटपुट मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी इनपुट। ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसका मतलब देयर मस्ट बी a unique नहीं, there must be the output must be, there must be one output लिखना चाहिए था, there must be an output for, there must be, ये सेकेंड कंडीशन हटा ही देते हैं, यहाँ पे मैं एक ही में इसको कर देता हूँ पूरा, there must be one output फॉर एवरी इनपुट। हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, एक ही कंडीशन है फंक्शन की, ठीक है। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है तो ठीक है, पर अगर आपको ऐसा कहीं पर दिख जाए कि राजू को 10 रुपये मिल रहे हैं, वो उसकी चाय भी पी रहा है, मोमोज भी खा रहा है, तो ये फिर हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, एक रिलेशन रह जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन मैंने आपको बताई है क्या, कि हर इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए, और वो आउटपुट क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनपुट के लिए हमारे पास 2 आउटपुट आ रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे चल लेते हैं। अब हमें यहाँ पर फंक्शन के बारे में पढ़ना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, और 2 चीज़ों के बारे में और पढ़ना है, इमेज और प्री इमेज के बारे में। सपोज हमारे पास एक फंक्शन था, फंक्शन इस तरीके से था, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर x कॉमा y जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, और x पे एक कंडीशन और है कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे कि x में क्या क्या इनपुट आएंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर तो वैसे तो x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, पर x जो है वो 5 से छोटा भी है, यानी कि x की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 ही हो सकती हैं, पर y में बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं सारे नेचुरल नंबर की, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन इन्होंने नहीं दी है। पर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, 1 4 9 16 25 26 27, कुछ वैल्यूज सिर्फ मैंने y की यहाँ पे लिखी है, ठीक है, डॉट 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 डॉट। तो 1 से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अब यहाँ पे से आप इस फंक्शन से समझ रहे होगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25। तो देखो यहाँ पे एक इनपुट से हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो नंबर 1 चीज़ तो ये क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ से कुछ टर्म्स डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, कुछ आपको पहले से ही पता है, जैसे कि डोमेन। डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने इनपुट करा, यानी कि 1 2 3 4 5। रेंज, जो कि आपको पता ही है, जो आउटपुट मिले, यानी कि 1 4 9 16 25। जो इनपुट करते हैं दैट इज़ डोमेन, जो आउटपुट करते हैं दैट इज़ रेंज। जो आउटपुट मिल सकता था, कोडोमेन, दैट इज़ कॉल्ड कोडोमेन। एंड यहाँ पे जो कोडोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, तो जो हमारा आउटपुट है वो कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू हो सकती थी भाई, ठीक है। इसके बाद 2 टर्म्स और हैं, एक टर्म है इमेज, और एक टर्म है प्री इमेज, ठीक है। इमेज और प्री इमेज एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए डिफाइन होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 2 की इमेज क्या है, तो आप बोलोगे क्या है, 4 है। 3 की इमेज क्या है, 9 है। 4 की इमेज क्या है, 16 है। और 5 की इमेज क्या है, 25 है। यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स की क्या होती हैं,
इमेज होती हैं, और इमेज भी क्या होती हैं, एलिमेंट्स ही होते हैं। जैसे कि 2 की इमेज क्या हो गई, 4 हो गई, और 4 भी क्या है, एक एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा वाला पार्ट कर दूं कि अगर मैं पूछूं ये हमारा आउटपुट था, आउटपुट 4 की प्री इमेज क्या है, तो दैट इज 2, यानी कि आउटपुट 4 इस फंक्शन में कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, 2 से हुआ है। आउटपुट 9 की प्री इमेज क्या है, 3 है। यानी कि जो हमने इनपुट करा वो हमारी क्या थी, प्री इमेजेस थी, और जो आउटपुट मिला वो हमारी क्या थी, इमेजेस थी। अब आप कहोगे भाई अभी तो यार तू इन्हें डोमेन और रेंज कह रहा था, अब तो इन्हें इमेज प्री इमेज कहने लग गया। तो भाई मैं समझा देता हूँ, गुस्सा मत हो, रुको ज़रा, सब्र करो। देखो इधर जो हमारी इमेजेस हैं, अगर हम सारी इमेजेस का यूनियन कर देते हैं, यानी कि हमें आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, अगर हम इन आउटपुट वैल्यूज़ का यूनियन कर देते हैं, यानी कि इमेजेस का यूनियन कर देते हैं, तो जो हमें मिलता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। और अगर मैं सारी प्री इमेजेस का क्या कर देता हूँ, यूनियन कर देता हूँ, तो जो मेरे को मिलता है वो क्या होता है, डोमेन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, दीज आर प्री इमेजेस, these are pre-images and collectively they are called domain. These individual elements are images and collectively they are called range. ठीक है, तो इसी तरीके से पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि जब भी आप इमेज या प्री इमेज बताते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि किस एलिमेंट की इमेज है या फिर ये किस एलिमेंट की प्री इमेज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा कि 2 की इमेज क्या है, तो 4। आपको बताना पड़ेगा 25 की प्री इमेज क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आई होप इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज इज़ क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यही निकालने वाले हैं, यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। एक सेकेंड बस। ओ वाओ, आज मैं थोड़ी सी अलग क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखते हैं, क्या पता थोड़ी बेटर वीडियो क्वालिटी आएगी। देखो भाई, यहाँ पे सवाल ले लेते हैं कुछ, मैं लिख के लाया हुआ हूँ सवाल। एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है कहाँ से, A to Z। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको इनपुट वैल्यूज़ लेनी है, और ये कोडोमेन है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिलने वाला है। और यहाँ पे z इंटीजर ही है, और a डिफाइन करा गया है, क्या है, -1 से लेकर के 2 तक की वैल्यूज़ हैं। -1 ठीक है, देख लो इधर। और फंक्शन हमारा लिखा है f(x) इज इक्वल टू x² - 2x - 3। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन इन्होंने लिखा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x² - 2x - 3 दे रखा है, या फिर f(x) ही लिख लेता हूँ, f(x) दिया तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा इनपुट क्या होगा, जैसे सपोज f -2 है जब, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 4 - 4 -3 आ जाएगा। भाई प्लस माइनस नहीं आती मेरे को, सॉरी, यहाँ पे सच में नहीं आती क्या, -3, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 5 आ जाएगा। जब मैं -1 इनपुट करता हूँ, क्योंकि A to Z है, यानी कि A की वैल्यूज़ क्या होंगी, इस फंक्शन में इनपुट होंगी, और Z में से हमें क्या मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए। तो देखो 5 जो है वो Z को बिलोंग करता है, तो ये आउटपुट हो सकता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर -2 इंटू में -1 -3, सो ये हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 0। f(0) इनपुट करेंगे तो 0² -2 इंटू 0 -3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। अगर 1 इनपुट करेंगे तो 1² -2 इंटू में 1 -3, तो ये कितना हो जाएगा, -4। अगर हम 2 इनपुट करेंगे इसके अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, -3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे से हम फंक्शन किस हिसाब से अपना डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन विल बी लाइक, -2 इनपुट करा तो आउटपुट 5 है, -1 पे 0 है, 0 पे -3 है,
1 पे -4 है और 2 पे क्या है -3 है, क्या हमारा आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से इस फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। कभी भी आप आउटपुट को लिखते हो तो ऑलवेज सी दैट आउटपुट शुड बिलोंग टू सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट, दैट इज डोमेन, दैट इज ये हमारे क्या है रेंज की वैल्यूज है, ये हमारी क्या है रेंज। तो रेंज मस्ट ऑलवेज कम फ्रॉम कोडोमेन। ये हमारे इनपुट वैल्यूज़ हैं, ये आउटपुट वैल्यूज़ हैं, ये सारी आउटपुट आ सकती है, यानी कि इंटीजर की वैल्यू आपको आउटपुट में मिल सकती है। अगर सपोज़ यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर सपोज़ 3.5 आ जाता तो मैं उसे फंक्शन में काउंट नहीं करता। इसलिए मैं काउंट नहीं करता क्योंकि हमारा जो 3.5 है वो z में इंक्लूडेड नहीं है, और ये भी हमारा फंक्शन से रिजेक्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि हमने इसलिए रिजेक्ट हो जाता क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हर इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, एक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। चेक फॉर इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन के लिए बोल रहे हैं, एक ये है 1, 2 और एक सेट B दिया है 3, C, 6। एक फंक्शन दिया है A से B, A से B एक फंक्शन दिया है, और यहाँ पे जो हमारा fx है ये x² + 2 के बराबर है, और एक फंक्शन दिया है g, ये हमारा ये भी A से B है, और यहाँ पे जो gx है ये 3x के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वल फंक्शंस पूछा है कि चेक इफ दीज गिवन फंक्शंस f एंड g आर इक्वल और नॉट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे इक्वल फंक्शंस हैं वो होते क्या हैं। इक्वल फंक्शंस, अगर दो फंक्शंस को इक्वल होने का शौक चढ़ा है, अगर दो फंक्शंस को इक्वल होने का शौक चढ़ा है तो इनको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। नंबर 1, दोनों के जो डोमेन है वो सेम होने चाहिए, यानी कि सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज मस्ट बी सेम फॉर बोथ। सेकंड चीज़ ये है, इक्वल लिख देता हूँ, डोमेन इक्वल। सेकंड चीज़ ये है कि को डोमेन भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज मस्ट ऑल्सो बी सेम, तो वो भी सेम होनी चाहिए। और थर्ड और लास्ट कंडीशन है कि रेंज मस्ट ऑल्सो बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल फॉर डोमेन। इस बात का मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ आपको। देखो जो रेंज है वो हमें यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी रेंज उसकी हमेशा इक्वल हो, पर जो सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स है ना उनके लिए वो रेंज इक्वल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के ज़रिए इस बात को मैं थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो यहाँ पर देखो फंक्शन कहाँ से जा रहा है, A से B तक ये फंक्शन हमारा जा रहा है, और fx किसके इक्वल है, इसके। तो अगर मैं f को लिखना चाहूँ तो f विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा ये वाला फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे देखो A से B है, यानी कि A की वैल्यू इनपुट होगी, यहाँ पे 1 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा 3, 1, 3। अगर यहाँ पे 2 इनपुट होगा तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 2 = 4, 4 + 2 = 4। डेंजरस मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा। 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6 हो जाएगा भाई आउटपुट। 2 जब इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, f में 6 मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि जो हमारा डोमेन है वो यहाँ पर क्या है 1, 2 है, ये हमने इनपुट करा था a। वैसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे a इनपुट हो रहा है दोनों में, और अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट होगा, तो पूरा का पूरा a ही जो होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। बात समझ में आ रही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है फंक्शन a to b है हमारा, सपोज कोई रिलेशन है जो a to b है, पर कुछ a की वैल्यूज़ के लिए कुछ आउटपुट ही नहीं है, पर ये तो फंक्शन है ना भाई। फंक्शन के अंदर क्या कंडीशन होती है कि हर इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट होता है, तो हर इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट तो निकलना ही था, यानी कि डोमेन तो हमारी फिक्स्ड ही थी कि यही है। और को डोमेन का तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है कि क्या आउटपुट निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा, तो को डोमेन भी फिक्स है। को डोमेन यहाँ पर क्या है,
बी है 3,6 और रेंज क्या आ रही है यहाँ पे, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 3,6 पूरा का पूरा कोडोमेन ही हमारा क्या आ गया, आउटपुट में यहाँ पर आ गया भाई। ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं दूसरे फंक्शन की, यानी कि जी ऑफ एक्स की। अगर मैं जी फंक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर एक ही वैल्यूज़ इनपुट हो सकती हैं। अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है 3 इंटू में 1 इज़ 3। अगर मैं यहाँ पे 2 इनपुट कर रहा हूँ तो 3 2 आउटपुट है 6। अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करता हूँ तो ऑफ कोर्स डोमेन में सारी वैल्यूज़ ही इनपुट हो जाएंगी 1, 2, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 1 और 2 दोनों इनपुट हो गई। अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ कि क्या क्या आउटपुट आ सकता था, तो आप देख सकते हो आउटपुट क्या क्या आ सकता था। बी की वैल्यूज़ आउटपुट आ सकती थी, बी की वैल्यू क्या है 3,6 है। और रेंज क्या आई है यहाँ पे, रेंज आई है हमारी 3 और 6। अगर आप इन दोनों फंक्शंस को अब कंपेयर करें ये अपने एफ को और जी को, तो यहाँ पे से आप देखो जो डोमेन यहाँ पर था वही डोमेन यहाँ पर है, जो कोडोमेन यहाँ पे था वही कोडोमेन यहाँ पर है, और जो रेंज यहाँ पे थी वही रेंज यहाँ पे भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अपने को पहले से पता है कि ये फंक्शन है तो डोमेन और कोडोमेन तो आप यहीं से चेक कर सकते हो कि ए के इक्वल है, बी के इक्वल है। बस आपको क्या चेक करना होता है कि दोनों की रेंज इक्वल होनी चाहिए, और रेंज भी सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी और डोमेन में जा करके चेक करूंगा तो हो सकता है दोनों वैल्यूज़ इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसमें x की जगह 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे मेरे को 2 आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे मेरे को 0 आउटपुट मिलेगा, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि इनकी रेंज इक्वल नहीं है। पर रेंज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रेंज मस्ट बी इक्वल फॉर डोमेन, यानी कि डोमेन की वैल्यूज़ के लिए रेंज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें लेना देना है नहीं भाई। ठीक है, कि 0 पे या किस पे क्या आ रही है, हमें सिर्फ अपनी डोमेन की वैल्यू पे ही चेक करना है कि आउटपुट क्या निकल के आएगा। चलो भाई आगे चल लेते हैं। इक्वल फंक्शंस का मतलब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ अब इक्वल फंक्शंस का। आपको चेक करना है कि ये जो दो फंक्शन दे रखे हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके अंदर एक ये दिया है, आसान सवाल है, देखते ही कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे। ये रियल टू रियल चल रहा है, और इसके बारे में एक बात और बताई गई है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2। इसी तरीके से एक फंक्शन g दिया गया है, ये भी रियल टू रियल चल रहा है, और इसके अंदर भी जो हमारा gx है वो किसके बराबर है, x प्लस 2 के ही बराबर है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने बैठ गए तो आप थोड़ा धोखा खा सकते हो इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अगर इधर से हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय में एक्स माइनस 2 इसको लिख लें तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 2 इंटू में एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2 विल गेट कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2, यानी कि f(x) भी x प्लस 2 है और gx भी x प्लस 2 है। तो x की आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर लो, जो हमारा आउटपुट आएगा रेंज की वैल्यू वो तो इक्वल होगी। ठीक है, और अगर आप यहाँ से देखो तो हमारा कोडोमेन भी क्या है, इक्वल है। पर अगर आप थर्ड चीज़ को नोटिस करो यानी कि डोमेन को, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। यहाँ पे g में हम कोई भी रियल की वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम 2 इनपुट नहीं कर सकते भाई। यानी कि जो हमारा फर्स्ट केस है इसके अंदर हमें 4 आउटपुट नहीं मिल सकता, और बल्कि सेकंड में हमें 4 आउटपुट मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो इन दोनों की रेंज इक्वल है और ना तो इन दोनों का डोमेन इक्वल है। और हमें तो क्या चाहिए, कोई भी अगर एक भी इक्वल ना होगा ना तो भी हम तो क्या कह देंगे कि फंक्शन इक्वल नहीं है। तो ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं है भाई। ठीक है, बिकॉज इनकी नंबर 1 चीज़ तो डोमेन इक्वल नहीं है। ठीक है, डोमेन अलग है, और अगर 2 इनपुट नहीं हो सकता तो वहाँ पे 4 आउटपुट भी नहीं हो सकता एफ में, पर यहाँ पर तो 2 इनपुट हो सकता है तो 4 आउटपुट यहाँ पर हो सकता है। तो इसका मतलब रेंज भी इनकी इक्वल नहीं है। अब इन क्वेश्चंस में कुछ में ये थोड़े आसान बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें रेंज निकालनी है। जो असली रेंज के और डोमेन के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो थोड़े से अच्छे खासे लेवल के होंगे। ठीक है, पर वो समझने के लिए पहले आपको ये समझने ज़रूरी है भाई। ठीक है, फाइंड रेंज। तो 4 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ, 4 नहीं लिख रहा, सॉरी 2 ही लिख रहा हूँ।
ए से लेकर के रियल नंबर तक ये फंक्शन है और इसके अंदर एफ एक्स बता रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ए बता रखा है क्या है, ए इज़ 0, -1, 2 एंड 4। ठीक है, तो फाइंड रेंज यानी कि आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट एक एक करके इनमें डाल लो, रेंज क्या आ जाएगी। जब x 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। जब -1 है तो -1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड 1 + 1 इज़ 2। जब 2 है तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5। जब 4 है तो 4 का स्क्वायर इज़ 16 एंड 16 + 1 इज़ 17। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक है, एक फंक्शन और दिया है g, दिस इज फ्रॉम a टू n। n मीन्स नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर क्या थे, रियल नंबर थे। gx, w का मतलब होल नंबर होता है, r का मतलब रियल, q का मतलब रेशनल, a यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया, z का मतलब इंटीजर होता है भाई, n यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है। इरेशनल को p, t, q डैश इन सब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है चलो भाई देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, a ही है, तो आउटपुट क्या मिल सकते हैं, निकाल दो। तो रेंज की स्पेलिंग भी नहीं आ रही यार, हद हो गई। रेंज विल बी इक्वल टू, इनपुट क्या हो सकती हैं, नेचुरल नंबर की वो वैल्यूज़ जो कि 10 या 10 से कम है, वो इनपुट हो सकते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनपुट हो सकते हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जब 1 इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 2। तो रेंज में क्या आ गया, 2। जब 2 होगा तो 4, इसी तरीके से टिल 20 हमें आउटपुट मिल सकता है। जब 10 इनपुट होगा तब 20 मिल जाएगा, 9 होगा तो 18 मिल जाएगा। x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक डाल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे आउटपुट में क्या बताया कि हमारा कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया कि जो आउटपुट है वो 10 से कम होना चाहिए। इन्होंने सिर्फ इनपुट के लिए बताया कि वो 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो रेंज हमारा यहाँ से इस तरीके से निकल आएगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और देखते हैं, डोमेन बताना है। अच्छा नहीं कुछ और है, मैं इंग्लिश लिखता हूँ, पहले आप खुद समझने की कोशिश करना। फाइंड द डोमेन मतलब दोज इनपुट वैल्यूज़। इनपुट ज़्यादातर हम किसको कर रहे हैं, देखो x की वैल्यूज़ ही हमेशा इनपुट हो जा रही हैं। फाइंड द डोमेन फॉर विच fx इज इक्वल टू 2x² - 1 and gx is equal to 1 - 3x are equal। दो सेट्स हैं, सॉरी दो फंक्शंस हैं, ये किस डोमेन के लिए इक्वल होंगे, आपको ये बताना है भाई। बता सकते हो? हाँ भाई देखो, अगर ये बोल रहे हैं कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं तो कर दो भाई इक्वल, निकल आएगी x की वैल्यू। थोड़ा लेफ्ट राइट एडजस्ट करो, 2x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x² + 4x - 1 - x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x, x + 2 - 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इंटू में 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो x + 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि x - 2 के इक्वल है, या फिर x किसके इक्वल है, 2x - 1 0 के इक्वल है, यानी कि x जो है हमारा वो 1/2 के इक्वल है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जिसके लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी -2, 1/2। जब आप ये दो वैल्यूज़ इनपुट करोगे तो यहाँ से जो आउटपुट निकलने वाला है वो सेम निकलने वाला है। चेक करें क्या, देखो -2 डाल के चेक करो एक बार दोनों में। -2 यहाँ पे डालोगे तो कितना हो गया ये, 7 हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 - 1 इज 7। और अगर यहाँ पे देखेंगे
तो -3 इंटू में -2 विल बी 6 एंड 6 प्लस 1 विल बी अगेन 7। तो देख रहे हो दोनों फंक्शन इक्वल हो गए। इस तरीके से 1/2 भी इनपुट करोगे तो सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बोला था कि फंक्शन को इक्वल करना है, तो भाई हमने कर दिए। एक्स की वैल्यू देखो खुद ब खुद ही निकल आएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखो भाई और देखते हैं क्वेश्चंस। ये इमेज और प्री इमेज का कुछ क्वेश्चन है। इमेज प्री इमेज मैंने बताया था, जो इनपुट हुआ वो प्री इमेज है और जो उससे आउटपुट निकला दैट इज इमेज। तो बोल रहे हैं एक फंक्शन है आर से आर, रियल से रियल, इनपुट भी रियल हो सकता है आउटपुट भी रियल हो सकता है, और बता रहे हैं कि एफ एक्स जो है दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो दो पार्ट हैं, फाइंड पार्ट ए सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 28 आ जाए, और पार्ट बी है प्री इमेज ऑफ, निकालना है आपको प्री इमेजेस ऑफ, प्री इमेज ऑफ 39 एंड 2, 39 एंड 2। अच्छा, फंक्शन के लिए आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बताया था कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहे हो। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हर इमेज के लिए एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन अगर है तो हर इमेज के लिए एक यूनिक प्री इमेज हमेशा होनी चाहिए। अगर मल्टीपल प्री इमेजेस आ रही हैं देन दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। देखो पार्ट ए देख लेते हैं एक बार, वैसे ही मेरे को ध्यान आ गया था इसलिए बता दिया। एफ एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 28, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी बता रहे हैं, एक्स की सारी वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स 28 हो जाए। तो 28 रख दो एफ एक्स की जगह, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। तो ये क्या हो जाएगा -5,5 आ जाएगा। इमेजेस ऑफ 39 एंड 2, इमेज का मतलब क्या होता है, सॉरी प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब क्या होता है जो आउटपुट है वो किस इनपुट के लिए था, है ना, यानी कि आउटपुट की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। आउटपुट इज इमेज एंड इनपुट इज प्री इमेज। तो मैंने आपको बताया था आउटपुट इनपुट का जो है प्री इमेज इमेज का खेल है, ये पर्टिकुलर इनपुट और पर्टिकुलर आउटपुट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे प्री इमेज पूछिए किसकी, 39 और 2 की। तो 39 अगर आउटपुट है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 39 माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 30 एक्स स्क्वायर की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 6 आ गई। तो यहाँ पर जो प्री इमेज है क्या क्या हो सकती है, 6 और -6 हो सकती है, किसके लिए 39 के लिए। अब डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, प्री इमेजेस जो हैं वो सिंगल होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी प्री इमेज ऑफ 39, प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज 39 दो इनपुट से आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। पर ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट क्या होना चाहिए था रियल नंबर और आउटपुट भी क्या होना चाहिए था रियल नंबर, तो ये तो रिजेक्टेड है। तो ये किसी की भी प्री इमेज होगी नहीं, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये क्या हो प्री इमेज हो, ये आउटपुट कभी भी आ ही नहीं सकता एक रियल नंबर के लिए, ठीक है। पर अगर आपको आउटपुट 39 चाहिए तो प्लस माइनस 6 के लिए वो आउटपुट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर 6 हो या -6 हो तो आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है 39 मिलने वाला है। एंड दिस इज़ अ फंक्शन, ऐसा मत सोचना कि दो इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 के लिए दो आउटपुट आ रहे हो, एक 39 भी आ रहा हो और एक सपोज 37 भी आ रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो दो इमेजेस के लिए एक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, अगर किसी रिलेशन को फंक्शन बनना है तो।
देखो भाई अच्छा ये एक और दिया है, इन्वर्स निकालना है इसमें। बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोल रहे हैं फाइंड एफ इनवर्स 20 कितना है 26। तो देखो मैं ऐसा मान लेता हूँ, लेट एफ इनवर्स 26 इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। इनवर्स को उधर ले जाऊँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 26 किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। बेसिकली ये जो 26 है ये इमेज की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने हमसे, ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि प्री इमेज क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +- 5 आ जाएगी। थोड़ा सॉल्व कर लो इसे बस 2-3 क्वेश्चन और फिर रैप अप करते हैं। सही सवाल है, इसमें दिया है f इज इक्वल टू 1,1 2,3 और दिया है f इज इक्वल टू ax प्लस b। ये दोनों बातें दे रखी हैं, तो a और b निकालने के लिए आपको बोला गया। कर सकते हो, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और b की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं 1 इनपुट करता हूँ तो आउटपुट भी क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1, जब इनपुट क्या हो रहा है, 1, यानी कि a प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 है। पर जब इनपुट होता है 2 तो आउटपुट क्या होता है, 3, यानी कि 3 कब मिल रहा है, जब हमारा इनपुट क्या है, 2 है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं हम और a और b की वैल्यू मिल जाएगी। b से b कैंसल्ड, माइनस ऑफ a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू 2 एंड इफ a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू -1। तो जो हमारा फंक्शन है बेसिकली दिस विल बी लाइक ax प्लस b है, तो इट इज़ लाइक 2x minus 1. This is 2x minus 1. A is 2 and B is -1. ये देखते हैं, चेक इफ ये फंक्शन है या नहीं है, चेक करना है हमें। दो फंक्शंस दिए हैं, पार्ट 2 हैं इसके। एफ एक्स इज इक्वल टू अपने को दिया है एक्स स्क्वायर 3x. This is the condition when x is less than equal to from 0 to 3 and this is from 0 to 10. सेकेंड पार्ट में gx अपने को दिया है, सेम दिया है एक्स स्क्वायर 3x, बस यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। इस तरीके से दो फंक्शन लिखे हैं। तो भाई अगर आप पार्ट 1 में इसमें देखो तो देखो इनिशियली तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, 0 इनपुट करो 0, फिर किसी का भी स्क्वायर वगैरह कर लो तो आपको आउटपुट मिलता ही रहेगा, ठीक है। पर 3 पे देखो 2 इनपुट वैल्यूज़ हैं, 3 पे ये फंक्शन ये भी हो सकता है और 3 पे ये फंक्शन ये भी हो सकता है। तो एक बार यहीं पे हम चेक करते हैं कि 3 पे क्या वैल्यू है एफ एक्स की। तो अगर मैं f3 बोलूँ तो f3 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो 3 स्क्वायर, या तो f3 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3 इंटू में 3। तो देखो दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, एक्स स्क्वायर से भी और 3x से भी। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनपुट 3 करता हूँ तो आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, 9 मिलता है। यानी कि बेसिकली मैंने चेंज पे चेक करा, क्योंकि इससे पहले 3 से पहले और 3 के बाद मेरे को पता है कि फंक्शन हमेशा क्या है, 3 के बाद हमेशा क्या है, यही है, और 3 से पहले भी हमेशा क्या है, एक्स स्क्वायर है। पर 3 पे 2 पॉसिबल यहाँ पर हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उस पर मैंने जब चेक किया तो मेरे को पता चला कि हमेशा एक यूनिक ही वैल्यू मिल रही है, और अगर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं। तो दिस इज़ अ फंक्शन। इसके लिए देखते हैं यहाँ पर भी देखो 0 से 2 तक कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं 2 इनपुट करता हूँ तो G2 वुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज़ 4, एंड G2 की वैल्यू अगर मैं इधर से देखता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2, सो दिस इज 6। तो क्योंकि 2 इनपुट करने पे 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, सो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि जब आपने 2 इनपुट करा तो
तो आपको 4 और 6 दो आउटपुट मिल गए। राजू को जब 2 रुपये मिले तो इसने एक बार समोसा खा लिया और एक दिन अगले दिन क्या करा, इसने 2 रुपये से ही सपोज कुछ भी खा लिया, चाउमीन खा ली, ठीक है। तो एक ही इनपुट से दो आउटपुट डिलीवर कर दिए। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा आसान है, बच्चों वाला है। देखो रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालनी कुछ नहीं है, सीधा ही लिख सकते हैं इन सब की। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर की, साइन एक्स की या कॉस एक्स की, और एक क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। तो देखो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसके अंदर आप कुछ भी इनपुट कर लो तो एक्स स्क्वायर का आउटपुट हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इसकी रेंज होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इसकी क्या है, रेंज है, ठीक है। क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ऑल दो 0 भी आ सकता है, इसलिए 0 को मैंने इंक्लूड करा। साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर के 1 होती है। ये थोड़ा मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आप ऐसा देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर के लिए मैंने बोला कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। अच्छा, इन्फिनिटी पे इक्वालिटी इसलिए नहीं लगा रहा, दोनों ही जगह पे इसलिए नहीं लगा रहा इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक नंबर नहीं है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कुछ है पर एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई। अच्छा भाई, तो हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो तीनों में 1 ऐड कर दो, तो 0 + 1 इज़ 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दोगे तभी भी वो इन्फिनिटी रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो ठीक है भाइयों, थैंक यू आज आपका आने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे देखते हैं रियल फंक्शंस के बारे में। बाय, टाटा।